कहानी की शुरुआत में हम सैंटियागो की एक जेल को देखते हैं जहां हजारों खतरनाक मुजरिम कैद हैं। ये सैंटियागो की सबसे महफूज जेल है क्योंकि आज तक यहां से कोई कैदी फरार नहीं हो सका। इसकी वजह जेल का वार्डन है। वार्डन बहुत सख्त और बेरहम इंसान है जो थोड़ी सी गलती पर कैदियों को खूब पीटता है। इसीलिए यहाँ के कैदी भागने की तो बात छोड़ें, छोटी सी गलती करने से पहले कई बार सोचते हैं। लेकिन अब वार्डन का ये खौफ ज्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाला, क्योंकि अब इस जेल में दाखिल हो चुका था एक बहुत ही होशियार इंसान जिसका नाम लियोन है। लियोन एक आर्किटेक्ट है जो किसी भी इमारत को देखकर फौरन जान लेता है कि ये इमारत कितनी पुरानी है और इसे किस तरह डिजाइन किया गया है। जैसे ही लियोन जेल में दाखिल होता है, उसके दिमाग में यहाँ से फरार होने का प्लान बनने लगता है। हमें पता चलता है कि लियोन अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ 4 और साथी भी हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं। कुछ देर बाद जेल का एक अफसर तमाम कैदियों को लाइन में खड़ा करके जेल के कवायद बताता है और कहता है कि अगर किसी ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद तमाम कैदियों को उनके ब्लॉक्स की तरफ लाइन में ले जाया जाता है। यहाँ लियोन दौड़ता हुआ सेल नंबर 50 को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि यहाँ से भागने के लिए सेल नंबर 50 सबसे बेहतरीन जगह है। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पहले ही एक आदमी काबिज होता है। ये देखकर लियोन काफ़ी उदास हो जाता है और ना चाहते हुए वो सेल नंबर 50 के साथ वाले सेल में चला जाता है। वैसे हम देखते हैं कि लियोन के बाकी 4 साथी उन्हीं सेल्स में ठहर गए हैं जिन्हें उन्हें प्लान के मुताबिक कब्जा करना था। कुछ देर बाद लियोन के साथी लियोन के सेल में आ जाते हैं। यहाँ राफेल लियोन से कहता है कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना था, ये तो सेल नंबर 51 है। तब लियोन कहता है कि तुम्हारे लिए आसान था क्योंकि तुम्हारा सेल नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, इसीलिए तुम लोगों ने आसानी से अपने सेल पर कब्जा कर लिया। लेकिन मेरा सेल फर्स्ट फ्लोर पर है, इसी वजह से मैं अपने सेल पर कब्जा नहीं कर सका। यहाँ उनका साथी जर्मन कहता है तो अब हम लोग क्या करेंगे? तब राफेल कहता है कि करना क्या है, कल से हम यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू करेंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कैदी गिटार लेकर आता है और ये गिटार वाला आदमी भी लियोन का साथी है। इस जेल में कैदियों को जो काम आता था उन्हें वो काम करने की इजाज़त थी ताकि कैदियों का वक्त गुजर जाए, जैसे गिटार बजाना, खाना पकाना और फर्नीचर का सामान बनाना। अगले दिन हम देखते हैं कि लियोन यहाँ से भागने की प्लानिंग में लग जाता है। वो जेल की हर एक जगह को बड़े गौर से देख रहा होता है, लेकिन जब उसकी नज़र गर्दो नवाह में मौजूद गार्ड्स पर पड़ती है तो उसे समझ आ जाता है कि यहाँ से दीवार से छलांग लगाकर भागना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद वो प्लान बी पर काम करते हुए पैदल चलकर कदमों से जेल की लंबाई नापने लगता है। जेल की लंबाई नापने के बाद वो सीधा अपने साथियों के पास जाकर कहता है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। तब जर्मन ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ से भागना नामुमकिन है क्योंकि चारों तरफ जेल की ऊंची दीवारें हैं जिनसे हम कभी छलांग लगाकर नहीं भाग सकते, और गार्ड्स भी हर तरफ मौजूद हैं। वो हमारी निगरानी कर रहे हैं, अगर उन्हें हम पर थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो हमें मार डालेंगे। तब लियोन कहता है कि मैंने कदमों की मदद से जेल के बाहर तक का रास्ता नाप लिया है। हम यहाँ से जेल के बाहर वाली सड़क से सिर्फ 90 मीटर दूर खड़े हैं, इसलिए हमें दीवार से कूदकर यहाँ से भागना नहीं है, बल्कि हम यहाँ जमीन के नीचे एक सुरंग बनाएंगे जो यहाँ से बाहर तक जाएगी। इस जेल के बाहर जंगल है और अगर हम एक बार यहाँ से निकल गए तो जंगल में गार्ड्स हमें तलाश नहीं कर पाएंगे और हम बहुत आसानी से निकल जाएंगे, यहाँ से फरार हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इनके जहन में आता है वो ये है कि इतनी लंबी सुरंग जब ये लोग बनाएंगे तो इस सुरंग से निकलने वाली मिट्टी ये लोग कहाँ फेंकेंगे? ये सवाल तीनों को बहुत परेशान कर रहा था और लियोन सोच में पड़ जाता है कि सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को आखिर कहाँ रखें। अब जब ये तीनों मिट्टी छुपाने का प्लान बना रहे होते हैं तभी एक कैदी की नज़र इन पर पड़ती है जिसका नाम बिगॉट है। बिगॉट एक धोखेबाज इंसान है जो इस जेल का वार्डन के साथ मिलता जुलता है, और जब भी वो किसी कैदी को जेल से भागते या कोई कानून तोड़ते हुए देखता है तो बिगॉट चुपके से सीधा जाकर गार्ड्स को शिकायत कर देता है। और अब वो काफ़ी अरसे से लियोन और उसके 2 साथियों पर नज़र रखे हुए है। इन तीनों को काफ़ी वक्त से इकट्ठे बात करते देखकर बिगॉट को इन पर शक होने लगता है, इसीलिए वो सीधा आकर राफेल से मिलता है। राफेल से कहता है कि मैंने पिछले कई दिनों से तुम तीनों पर नज़र रखी है और मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागने के प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ तासुब वाले के चेहरे को देखकर राफेल को कुछ गलत लगता है, इसीलिए राफेल तासुब वाले से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तीनों तो बस बात कर रहे थे और हमारा यहाँ से भागने का कोई प्लान नहीं है। अगले दिन लियोन, जर्मन और राफेल तीनों नीचे वाली सेल में आए। राफेल एक तरफ की दीवार को देखकर कहता है कि हम इसी दीवार को खोदकर सुरंग बनाएंगे, लेकिन मसला ये था
कि खुदाई का काम शुरू कर दिया तो सुरंग को खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर शाम को गार्ड्स हर एक सेल की चेकिंग करने आते हैं और अगर गार्ड्स ने सुरंग देख ली तो हम सब पकड़े जाएंगे। तब लियोन कहता है कि हम इस दीवार के एक हिस्से को तोड़कर बिल्कुल वैसा ही एक जाली ब्लॉक बना देंगे, ताकि शाम को जब गार्ड सेल की चेकिंग करें तो हम इस जाली ब्लॉक को दीवार में लगाकर सुरंग को छुपा दें और गार्ड्स के पकड़े जाने से बच जाएं। अब ये सब तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि सुरंग से निकलने वाली मिट्टी ये लोग कहाँ फेंकेंगे। तब लियोन अपने गिटार वाले दोस्त को सेल में बुलाता है, अपने गिटार से एक बड़ा पेच कसकर लेन को देता है। फिर लेन छत में एक चौकोर सुरंग बनाने लगता है, जिसकी वजह से बाहर काफी शोर हो रहा था। शोर से बचने के लिए गिटार वाला बंदा गाना गाकर गिटार बजाने लगता है, ताकि किसी को भी सेल के अंदर का शोर सुनाई न दे। थोड़ी मेहनत के बाद लेन छत में सुरंग बनाने में कामयाब हो जाता है। जब लेन अपना सर उस सुराख से बाहर निकालता है तो उसे छत पर एक बड़ी खाली जगह नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ लेकिन 80 टन से भी ज्यादा मिट्टी आसानी से रखी जा सकती थी। अब शाम होने वाली थी और जल्द ही गार्ड्स आकर सेल की चेकिंग शुरू करने वाले थे, इसलिए राफेल डर गया और कहा कि हमें फौरन इस सुराख को बंद करना होगा। तब लेन ने कहा कि जल्दी से मुझे अंडे ला दो। ये सुनकर राफेल गुस्से में आ गया और कहा कि तुम्हें इस वक्त मजाक हो रहा है। तब लेन ने कहा कि तुम जल्दी अंडे लाओ और फिर मेरा कमाल देखो। ये सुनकर राफेल अंडे लेने गया और लेन जर्मन के साथ मिलकर छत के गिरे हुए मलबे को मजीद तोड़ने लगे और उसे मिट्टी में बदल दिया। लेकिन कुछ देर बाद राफेल जल्दी से अंडे लेकर आ जाता है। तब लेन वो मलबे से बनी हुई मिट्टी को एक बाल्टी में डाल देता है। साथ ही वो इस बाल्टी में मूसीकी चूना भी डाल देता है और फिर उसमें अंडे मिक्स कर देता है। वहीं उनका साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है, वो अपने गिटार में एक अलग धुन बजाना मूसीकी शुरू कर देता है, जो खतरे की वार्निंग होती है, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड सेल्स मूसीकी की चेकिंग के लिए आ रहे हैं। तब सेल के अंदर मौजूद लोग भी इस खतरे की घंटी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि गार्ड्स आ रहे हैं, तो इसीलिए ये सब लोग और भी तेजी से काम करने लगते हैं और ये लोग इस मलबे को आटे की तरह गूंथकर एक ब्लॉक बना लेते हैं। फिर वो इस ब्लॉक को ऊपर वाले सुराख में फिट कर देते हैं और नीचे इस जगह पर एक पोस्टर लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड्स इनके सेल में आ जाते हैं और वो गार्ड्स लेन और उसके दोस्तों को उनके सेल से बाहर निकालते हैं। गार्ड्स इनके सेल की अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर एक गार्ड को ऊपर छत पर लगा हुआ वही पोस्टर नजर आता है, लेकिन जैसे ही गार्ड वो पोस्टर उतारने ही वाला था कि अचानक उसका ऑफिसर बाहर से उसे बुला लेता है। ये सुनकर वो गार्ड बगैर पोस्टर हटाए ही वहां से चला जाता है और यूं उन सब की जान बच जाती है। अब यहाँ ये लोग इस जेल में 34 दिन गुजार चुके थे और इन्हें जल्द ही इस जेल से निकलना था, इसलिए लियोन और जर्मन छत पर चढ़कर लकड़ी का एक खाली डब्बा बनाते हैं और इस लकड़ी के डब्बे को सफ़ेद सीमेंट से भरकर छत पर रख देते हैं। कुछ दिन बाद इनका ब्लॉक तैयार हो जाता है। अब सुरंग बनाने का मुश्किल मरहला शुरू होता है, जिसके बाद ये लोग खुदाई के काम पर लग जाते हैं। ये लोग दीवार के सबसे नीचे वाले हिस्से को पहले से बने हुए ब्लॉक के हिसाब से काटने लगते हैं, लेकिन खुदाई करते हुए काफ़ी शोर हो रहा था, जिसकी आवाज़ कुछ गार्ड सुन लेते हैं और गार्ड इनके सेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर गार्ड के पहुंचने से पहले ही इनका गिटार वाला साथी आकर इन्हें बता देता है कि कुछ गार्ड सेल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दीवार का जो हिस्सा काटा था वो हिस्सा उनके बनाए हुए ब्लॉक से छोटा था, जिसमें वो ब्लॉक फिट नहीं हो पा रहा था। अब जब उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आता तो ये लोग फौरन टूटी हुई दीवार के मलबे को जमा करते हैं और जहां ये लोग सुरंग बना रहे थे वहां बड़ी एहतियात से सामान रखकर इस जगह को छिपा देते हैं। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं ताकि गार्ड को इन पर शक ना हो। कुछ देर बाद एक गार्ड इनके सेल के अंदर आता है और अपने इर्द गिर्द नजर घुमाते हुए चेक करता है कि कहीं ये लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे, मगर उसे कुछ भी मशकूक नहीं लगता, इसलिए वो गार्ड वहां से चला जाता है। गार्ड के जाते ही ये लोग रेडियो की आवाज तेज कर देते हैं और फिर दोबारा खुदाई के काम में लग जाते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार ये लोग ब्लॉक की शक्ल का एक परफेक्ट हिस्सा काट लेते हैं और सफेद सीमेंट वाले इस ब्लॉक को वहां फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ खुदाई से निकले हुए मलबे को ये लोग एक बैग में भर लेते हैं और उस बैग को ऊपर वाले सेल में ले जाते हैं, जहां उन्होंने पहले से सेल की छत तोड़कर एक सुराख बनाया था,
और उस सुराख में उन्होंने अंडे और मलबे को मिक्स करके एक छोटा सा ब्लॉक बनाया था और छिपा दिया था। ये लोग इस ब्लॉक को निकालकर इसके ऊपर जो खाली जगह होती है वहां पर मट्टी जमा करना शुरू कर देते हैं। छत पर मट्टी रखने के बाद ये लोग छत वाले ब्लॉक को वापस लगाकर उसे व्हाइट सीमेंट से कवर कर देते हैं और फिर से फोटो से ढांप देते हैं। इसी तरह रोजाना वो गिटार वाला उनका साथी गिटार बजाकर लोगों की तवज्जो भटकाता है। साथ ही वो पुलिस पर भी नजर रखता है और लैन, रैफेल और जर्मन नीचे वाली सेल में सुरंग खोदते हैं और जो मट्टी सुरंग से निकलती है वो लोग इस मट्टी को अलग अलग बैग से निकालकर मुख्तलिफ तरीकों से ऊपर वाली सेल की छत पर जमा करने लगते हैं। इस तरह ये लोग पूरे दिन मौसीकी का एक रूटीन बना लेते हैं और कई दिनों तक इनकी खुदाई का काम बड़ी चालाकी से चलता रहता है। लेकिन एक कैदी जिसका नाम ऑस्कर है, उसे इन लोगों पर शक होने लगता है क्योंकि वो पिछले कई दिनों से इन लोगों को नोट कर रहा था। वो देखता है कि ये लोग हर रोज एक ही पैटर्न मौसीकी को फॉलो करते हुए नीचे वाली सेल से ऊपर वाली सेल पर जाते हैं। साथ ही ये लोग हमेशा हाथ में बैग या फिर मौसीकी बाल्टी लेकर ऊपर जाते हैं। सब कुछ देखकर ऑस्कर को इन पर शक होने लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप इन पर नजर रखता है। यहाँ इन लोगों को इस जेल में 70 दिन गुजर चुके थे और जब लियोन सुरंग की पैमाइश करता है तो उसे पता चलता है कि 70 दिनों में हमने सिर्फ 5 मीटर सुरंग बनाई है। ये देखकर लियोन काफी मायूस हो जाता है और वो समझ जाता है कि हम 5 लोग इस सुरंग को इस तरह कभी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इस सुरंग को मुकम्मल करने के लिए और आदमियों की ज़रूरत होगी और अगर हम 5 लोग इसी रफ्तार से मिट्टी निकालते रहे तो इस सुरंग को मुकम्मल करने में हमें 5 साल लग जाएंगे। इसलिए हमें सुरंग को और तेज़ी से खोदना होगा। तभी उनका साथी जर्मन जब बैग में मिट्टी भरकर ऊपर ले जा रहा था तो एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और जर्मन से पूछता है कि इस बैग में क्या है। तब जर्मन कहता है कि कुछ खास नहीं, बस मेरी ज़रूरत का कुछ सामान है। ये सुनकर पुलिस वाला जर्मन से कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो अब बैग खोलकर दिखाओ। ये सुनकर जर्मन घबरा जाता है और जर्मन को लगता है आज हम सब पकड़े जाएंगे। लेकिन जब जर्मन अपना बैग खोलता है तो उसमें कुछ सामान रखा हुआ था। असल में जर्मन ने पहले से बैग के नीचे मिट्टी छुपा रखी होती है और सामान ऊपर रख देता है। लेकिन गार्ड को जर्मन पर शक होता है, इसलिए वो गार्ड जर्मन से कहता है कि मेरे साथ चेकिंग रूम में आओ। तब जर्मन बड़ी चालाकी से नीचे बैठकर अपने साथी लीन के साथ वैसे ही एक और बैग बदलकर गार्ड के पीछे चेकिंग रूम में चला जाता है। चेकिंग रूम में जब वो गार्ड जर्मन का बैग अच्छी तरह चेक करता है तो उसके पास सामान के अलावा कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो गार्ड को जर्मन के हवाले कर देता है। अब इन सब कैदियों को जेल में 86 दिन गुजर चुके थे और वो मजीद यहाँ रहना नहीं चाहते थे। इसलिए लियोन और उसके साथी जल्दी से सुरंग के काम को तेज करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर के कुछ कैदियों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। यहाँ लियोन इन नए कैदियों को दीवार से ब्लॉक हटाते हुए सुरंग का रास्ता भी दिखाता है। ये देखकर वो कैदी फौरन उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर 5 लोग मिलकर 7 मीटर लंबी सुरंग खोद सकते हैं तो हम सब मिलकर जल्द ही इस सुरंग को मुकम्मल कर लेंगे। और साथ ही नए आने वाले कैदियों में से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें फांसी दी जानी थी, इसलिए वो लोग पहले ही यहाँ से भागने का मौका तलाश कर रहे थे। अब लियोन जब समझ जाता है कि सब कैदी सुरंग के लिए तैयार हो चुके हैं तो वो उन्हें अपना प्लान बताते हुए कहता है कि हम रोजाना 1 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। 2 लोग खुदाई का काम करेंगे, 2 लोग मिट्टी ऊपर ले जाएंगे और 2 लोग गार्ड्स पर नजर रखेंगे। बाकी लोग जेल के आम काम करते रहेंगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और जो भी कैदी 2 घंटे सुरंग खोदने के बाद वापस बाहर आएगा उसे फौरन नहाना होगा और अपने कपड़े भी धोना होंगे ताकि गार्ड्स को उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान नजर ना आए। अब ये लोग बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं और रोजाना 100 किलो मिट्टी एक दिन में निकालने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लियोन ने ऊपर वाले फ्लोर के कैदियों को इसलिए चुना था ताकि उन्हें बैग या बाल्टी में ऊपर मिट्टी लेकर जाना ना पड़े और इस तरह ये लोग गार्ड्स की नज़र में भी आ सकते थे। इसलिए जो लोग नीचे जिस सेल में खुदाई कर रहे थे उसी सेल की छत में एक सुराख कर देते थे ताकि सीढ़ियों से मिट्टी ऊपर ले जाने की बजाय सीधा सुराख के जरिए ऊपर वाले सेल के कैदियों को मिट्टी पास कर दी जाए। इस तरह पकड़े जाने का खतरा भी कम हो जाता था और काम की रफ्तार भी काफ़ी बढ़ जाती थी। जब भी कोई कैदी सुरंग में खुदाई कर रहा होता था तो ये लोग रेडियो की आवाज़ बढ़ा देते और बाहर तमाम कैदी गार्ड्स को ऐसा दिखाते जैसे सब कुछ नॉर्मल हो
और जब भी उन्हें गार्ड्स का कोई खतरा नजर आता तो ये लोग उस सेल के दरवाजे पर दस्तक देकर खतरे की घंटी बजा देते, जिससे अंदर खुदाई के काम में मसरूफ कैदी सेल में सारा सामान पहले की तरह रखकर अपने अपने काम पर लग जाते। इस तरह यहाँ से फरार की प्लानिंग में शामिल हर कैदी रोजमर्रा के मुताबिक अपना अपना काम करता है और हर शाम ये लोग इकट्ठे होकर अगली प्लानिंग बनाने लगते हैं ताकि गार्ड्स को किसी पर शक न हो और सब कुछ मुकम्मल तरीके से चलता रहे। लेकिन शाम को जब ये लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं तब एक कैदी जिसका नाम ऑस्कर है वो राफेल के पास आता है और राफेल को बताता है कि मुझे पता है कि तुम लोग सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होकर तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। फिर राफेल आस्कर को लीन के पास ले जाता है और लीन आस्कर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। यहाँ लीन अपने दो साथी जर्मन और राफेल से कहता है कि जिस तरह काम चल रहा है मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही सुरंग को मुकम्मल कर लेंगे और जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बाहर निकलने के बाद में हमें पकड़ लिया जाएगा क्योंकि हम 4 नहीं बल्कि पूरे 40 लोग हैं और अगर बाहर निकलते हुए पुलिस हमें देख ले तो वो गाड़ी लगाकर हमें पकड़ लेगी। इसलिए हमें यहाँ से निकलने के लिए बाहर के किसी बंदे की ज़रूरत है जो फौरन हमारे लिए बस तैयार करे। अब यहाँ लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बाहर से हमारी कौन मदद कर सकता है। तब लियोन कहता है, राफेल, तुम्हारी बीवी पॉलिना हमारी मदद कर सकती है और हम उस पर भरोसा भी करते हैं, हो सकता है, इसलिए तुम्हें अपनी बीवी से मदद मांगनी होगी। अब यहाँ रहते हुए तमाम कैदियों को 182 दिन गुजर चुके होते हैं और आज तमाम कैदियों के घर वाले मुलाकात के लिए आए होते हैं। यहाँ राफेल की बीवी भी आई होती है। तब राफेल अपनी बीवी पॉलिना को उनके पूरे मंसूबे के बारे में बताता है और कहता है कि हमें तुम्हारी बाहर से मदद चाहिए होगी, इसलिए बाहर तुम्हें कुछ लोगों के साथ मिलकर हमारे लिए एक बस का इंतजाम करना होगा। पॉलिना मान जाती है और वो वहाँ से चलती बनी। अब जेल में सुरंग खोदते हुए 205 दिन हो चुके थे और इन लोगों ने सुरंग भी काफी लंबी कर दी थी। लेकिन एक दिन इनका साथी जो गिटार बजाया करता था, जब सुरंग के अंदर खुदाई कर रहा होता है तभी वहाँ सेल की चेकिंग के लिए गार्ड्स आ जाते हैं। ये देखकर बाहर खड़े राफेल और लिन बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से रात को सेल की चेकिंग होती थी, मगर आज गार्ड्स दोपहर में सेल की चेकिंग करने आए हैं। जैसे उन्हें शक हो गया हो कि जेल में कोई सुरंग खोदने की कोशिश कर रहा है और गार्ड्स को लियोन दौड़ता हुआ अंदर आता है और सबको खबरदार करता है कि जो भी सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है उसे फौरन छुपा दो। ये सुनकर जो लोग काम में मसरूफ होते हैं सब अपनी अपनी जगह से निकलकर अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ इस गिटार वाले के साथ जो दूसरा साथी सुरंग में गया था वो भी बाहर आना शुरू कर देता है, लेकिन गिटार वाला अंदर फंस जाता है क्योंकि वो सुरंग के बिल्कुल आखिर में काम कर रहा था। फिर भी किसी तरह वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो अच्छी तरह जान चुका था कि मेरे निकलने से पहले गार्ड सुरंग तक पहुंच चुके होंगे। अब यहाँ सब लोग डरे हुए थे और उन्हें लगता है कि आज हम सब पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ राफेल समझदारी से काम लेते हुए तमाम कैदियों को जमा करके गार्ड्स के सामने खड़ा हो जाता है और गार्ड्स को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और पुलिस कैदियों पर हमला कर देती है। यहाँ कैदी भी पुलिस का मुकाबला करते हैं और पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि उनका साथी जो सुरंग में फंस गया है वो बाहर निकल सके। हम देखते हैं कि उनका वो गिटार वाला साथी अब सुरंग से बाहर आ चुका है। वो जल्दी से उस सीमेंट ब्लॉक को सुरंग में फिट कर देता है और जब वो सेल का दरवाज़ा खोलकर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता। दरअसल गार्ड्स पर हमला करने के जुर्म में तमाम कैदियों के कपड़े उतारकर उन्हें बाहर धूप में खड़ा कर दिया गया होता है। कुछ देर बाद वहाँ जेल का वार्डन आता है। वार्डन कहता है कि इन सबको बगैर कपड़ों के सूरज गुरूब होने तक यहाँ खड़ा रखो और एक दिन के लिए इनका खाना बंद कर दो। दूसरी तरफ राफेल की बीवी पोलिना एक चर्च में जाकर लियोन के वालिद से मिलती है। लियोन के वालिद एक पादरी थे। यहाँ लियोन का एक पुराना दोस्त भी आता है। फिर राफेल की बीवी पोलिना लियोन के पादरी और उसके दोस्त को लियोन का पूरा प्लान समझा देती है और कहती है कि हमें इन्हें बचाने के लिए एक बस का इंतजाम करना होगा। तब लियोन का दोस्त भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि बस का इंतजाम मैं कर लूँगा। दूसरी तरफ जेल में राफेल से उसकी वकील मिलने आती है। यहाँ जेल का वार्डन राफेल को सिगरेट देने लगता है, मगर राफेल सिगरेट लेने से इनकार कर देता है। लेकिन राफेल वार्डन के सिगरेट के डब्बे को पहचान लेता है कि वार्डन कौन से ब्रांड का सिगरेट पीता है। अब यहाँ इन लोगों को इस जेल में रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था और इन लोगों ने सुरंग को भी काफी लंबा कर दिया था। दिन रात मेहनत के बाद अब सुरंग भी जल्द मुकम्मल होने वाली थी। लेकिन एक दिन सुरंग में उनका एक साथी जब काम कर रहा होता है तो अचानक वो बेहोश हो जाता है क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छी बात ये थी कि राफेल उसके पीछे होता है और राफेल जैसे वो आदमी बाहर निकाल दिया जाता है। शाम को ये लोग मीटिंग करते हैं कि अब सुरंग काफ़ी लंबी हो चुकी है, जहां अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है, इसलिए हमें कुछ करना होगा।
यहाँ एक आदमी है जो जेल में काम करता है, उसके पास एक मशीन है जिससे ये लोग पंखा लगाकर सुरंग के आखिर तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। राफेल उस आदमी से कहता है कि अगर तुम हमें ये मोटर दे दो तो हम तुम्हें अपने साथ शामिल कर लेंगे। वो कैदी मान जाता है और फिर ये लोग इस मोटर में एक पंखा लगा के प्लास्टिक की पाइप लगा के तुनल के आखिर तक ऑक्सीजन पहुंचाने में सफल हो जाते हैं और अब तुनल के आखिर में काम करने वाले लोगों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह इनका काम दोबारा शुरू हो जाता है, लेकिन अब जेल के वार्डन को कैदियों पर शक होने लगता है, इसलिए वार्डन एक कैदी को अपने पास बुलाता है जिसका नाम बगुट है। वार्डन बगुट को सिगरेट का पैकेट देता है और कहता है कि मुझे जेल में कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए तुम्हें कैदियों पर नजर रखनी होगी कि वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और बगुट मान लेता है। असल में बगुट को अभी तक पता नहीं होता कि जेल में कैदी सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ इन लोगों ने सुरंग खोदते हुए इस जेल में 514 दिन गुजार दिए और वो अब जेल के बाहर तक सुरंग खोद चुके होते हैं। जहां तक उन्होंने सुरंग खोदी होती है वहां राफेल नीचे से एक छोटी सी सुरंग बनाकर ऊपर एक लाल रंग का माया गिरा देता है ताकि बाहर राफेल की बीवी और लाइन के साथी को पता चल जाए कि सुरंग यहां तक खोदी जा चुकी है। वहीं बगुट को राफेल और उसके साथी लियोन पर शक तो होता है, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं होता कि ये लोग वाकई सुरंग खोद रहे हैं। इसलिए बगुट अपने शक को यकीन में बदलने के लिए राफेल के पास आकर कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, मैं यहाँ थक चुका हूँ, बाहर मेरी बीवी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर राफेल को बगुट पर तरस आ जाता है, इसलिए राफेल बगुट को सुरंग के बारे में बताने ही वाला होता है कि उसी वक्त राफेल बगुट के हाथ में सिगरेट का पैकेट पकड़ लेता है, देख लेता है, और ये वही पैकेट होता है जो कुछ दिन पहले राफेल ने वार्डन के पास देखा था। इसलिए राफेल समझ जाता है कि बैगेट वार्डन के साथ मिला हुआ है। ये सब समझते ही राफेल बैगेट को कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ लाइन का बाहर जो पुराना दोस्त होता है वो अपने कुत्ते को साथ लेकर दौड़ने के बहाने जेल के करीब आता है और उस लाल रंग के लिक्विड को देखकर ले लेता है। अगले दिन लाइन का वालिद जेल में आकर बताता है कि तुम लोगों ने बाहर जो लाल रंग का लिक्विड गिराया था वो हमने देख लिया है। तुम लोग जेल की बाउंड्री के बाहर तो तुम आ चुके हो, लेकिन अभी तक सही जगह पर नहीं पहुंचे, इसलिए तुम लोगों को अभी भी 40 फुट और सुरंग खोदनी होगी। इसके बाद ये लोग दोबारा सुरंग को मजीद लंबा करने लगते हैं और अब चंद दिन की खुदाई के बाद इनकी सुरंग मुकम्मल होने वाली थी, लेकिन जो कुछ इनके साथ होने वाला था इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। एक दिन जब इनका एक साथी सुरंग की खुदाई में लगा होता है, अचानक एक बहुत बड़ा जलजला आ जाता है जिससे जेल की दीवारें हिलने लगती हैं। लियोन उस वक्त अपने दोस्तों के साथ था। मैं अपने दोस्त के साथ बाहर फुटबॉल मैच देख रहा था। जैसे ही जलजले के झटके महसूस हुए वो फौरन तेजी से सुरंग की तरफ भागा। यहाँ गार्ड सब कैदियों को जेल से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं ताकि कहीं जेल की दीवारें उन पर ना गिर जाएं, और लिन भी किसी तरह सुरंग के अंदर फंसे अपने साथी को बाहर निकाल लेता है। लिन ने अपने दोस्त को बचा लिया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं जलजले की वजह से सुरंग के अंदर से टूट ना गई हो, इसलिए लिन दोबारा सुरंग के अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि सुरंग बिल्कुल महफूज है। ये देखकर लिन को सुकून मिल जाता है। अब जब इनकी सुरंग का काम मुकम्मल होने वाला होता है तो लियोन जाकर जेल के एक कैदी से मिलता है जो व्हीलचेयर पर होता है। लियोन उससे कहता है कि हम जल्द ही यहाँ से भागने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वो व्हीलचेयर पर बैठा आदमी कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो यहाँ से भाग जाओ और मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगा। अब आखिरकार वो दिन आ गया जब ये लोग इस जेल से भागने वाले थे, और जैसे ही सब कैदी रात को टीवी देखने में मसरूफ होते हैं तो वो सब कैदी जो यहाँ से भागने की प्लानिंग में शामिल सब एक एक करके उठकर जाने लगते हैं। यहाँ किसी को भी उन पर शक नहीं होता क्योंकि सबका ध्यान टीवी में रोमांटिक फिल्म पर होता है। जो भागने वाले तमाम कैदी हैं वो सुरंग वाले सेल में आ जाते हैं और यहाँ एक एक करके सब कैदी सुरंग में उतरने लगते हैं। तभी बैगेट जब टीवी देख रहा होता है तो उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है और वो देखता है कि यहाँ से कई कैदी जा चुके हैं। ये देखकर उसे शक हो जाता है और वो सीधा राफेल के सेल की तरफ बढ़ने लगता है, मगर बीच में रास्ते में व्हीलचेयर वाला आदमी बैगेट को रोक लेता है, लेकिन बैगेट उस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है। फिर वो सीधा राफेल के सेल में पहुंच जाता है जहां उसे एक सुरंग नजर आती है। वहां ऑस्कर भी खड़ा होता है और ऑस्कर यहां से निकलने वाला आखिरी कैदी होता है। लेकिन अब जब बैगेट को सारी हकीकत मालूम हो जाती है तो वो पुलिस को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है। इस दौरान दोनों के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती है और बैगेट ऑस्कर को स्क्रू ड्राइवर से बाजू पर मारकर बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन ऑस्कर बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी बैगेट को जाने नहीं देता और बैगेट को मार मार कर बेहोश कर देता है। अब ऑस्कर भी सुरंग में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाजू शदीद जख्मी होने की वजह से वो सुरंग में नहीं जा पाता।
दूसरी तरफ तमाम कैदी सुरंग के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं और बढ़ते बढ़ते ये लोग सुरंग के आखिर तक पहुंच जाते हैं, जहां बाहर से लियोन का पुराना दोस्त सुरंग का ऊपर वाला हिस्सा खोल देता है और वो एक एक करके तमाम कैदियों को हाथ पकड़कर बाहर निकलते हैं। बाहर आकर सब कैदी जल्दी से अपने कपड़े बदल लेते हैं और तभी उन्हें सामने वाले पुल पर एक बस आती हुई दिखाई देती है। ये देखकर सब लोग उस बस की तरफ दौड़ पड़ते हैं और सब बस में बैठ जाते हैं, लेकिन ऑस्कर अभी तक नहीं आया होता, इसलिए सब कैदी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ जर्मन कहता है कि मुझे लग रहा है कि कहीं ऑस्कर किसी मुश्किल में है, इसलिए मैं ऑस्कर की मदद के लिए जा रहा हूँ। फिर वो ऑस्कर को लेने जाता है। दूसरी तरफ जेल में फिल्म खत्म हो चुकी थी और सब कैदी अपने अपने सेल में जाने लगते हैं। तब वहाँ वो व्हील चेयर वाला कैदी सबको आकर बता देता है कि राफेल की सेल में एक सुरंग है जहां से तुम लोग फरार हो सकते हो। ये सुनकर सब कैदी उस तरफ दौड़ने लगते हैं, जिसे देखकर गार्ड्स को भी उन पर शक हो जाता है और वो गार्ड्स वहां और भी गार्ड्स को बुला लेते हैं। कुछ देर बाद पूरी जेल में सायरन बजने लगता है, जिसकी आवाज़ बाहर बस में बैठे कैदी सुन लेते हैं और सब कैदी समझ जाते हैं कि अब हमारा यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वहाँ जर्मन भी आ जाता है। वो सबको बताता है कि मैं सुरंग के पास गया था, लेकिन वहाँ मुझे ऑस्कर नहीं मिला। इसके बाद वो वहीं से जाने लगते हैं। वहाँ हम जेल में ऑस्कर को देखते हैं, जो जख्मी होने की वजह से जेल से फरार नहीं हो पाया। अब यहाँ कैदियों के फरार होने की खबर जेल के वार्डन को दी जाती है। कैदियों के फरार की खबर सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ तमाम कैदी बस में थे, जहां पॉलिना सब कैदियों को उनका पर्स दे देती है, जिसमें कुछ पैसे और उनकी जाली शनाख्त कार्ड थे, और सब कैदी अलग अलग और फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इस तरह से वो तमाम कैदी जो पिछले कई महीनों से दिन रात मेहनत कर रहे थे, आज जेल से आज़ाद हो जाते हैं। दोस्तों, ये तारीख की सबसे बड़ी जेल ब्रेक थी, जहां एक ही दफ़ा में पूरे 50 लोग जेल से फरार हो गए थे, लेकिन उनका एक साथी ऑस्कर फरार होने में नाकाम रहा था। और यूं ये सच्ची कहानी पर बनी फिल्म खत्म हो जाती है।